अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आलिया हसन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से। अगर आपको याद हो तो हमारा ये पॉडकास्ट का सफ़र शुरू हुआ था हमारे पहले गेस्ट से, सर मोहम्मद इब्राहिम से। वो जब आए थे हमारे पॉडकास्ट में तो उन्होंने हमें अपनी पूरी CA की जर्नी डिस्कस करके दी थी, और उसके बाद हमें उनकी इस पूरे पॉडकास्ट में ये चीज़ें पता चली थी कि उन्होंने एज एन ऑडिटर, एज अ टीचर और एज एन एंटरप्रेन्योर कितनी सक्सेस हासिल की। एज एन ऑडिटर उन्होंने बहुत सारे रीजन्स में काम भी किया पाकिस्तान के अलावा, जैसे कि लंदन, कतर, स्पेन, इंडोनेशिया और आयरलैंड में। आज इतने अरसे बाद हमने अपने पुराने गेस्ट यानी कि अपने पहले गेस्ट को फिर से इनवाइट किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुल्क से बाहर अपना करियर सेट करना चाहते हैं। सो आज हम सर इब्राहिम से पूछेंगे कि एक प्रॉपर पाथवे क्या होता है एक स्टूडेंट के लिए अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहे। तो चले मिलते हैं सर मोहम्मद इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो बड़े दिनों बाद आपको दोबारा पॉडकास्ट में देख के बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत आई थिंक वो जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें पहला पॉडकास्ट हमारा हुआ था जी, और काफ़ी हिट हुआ था। वाकई वाकई। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी बच्चों को बताया कि आप जो हैं आपने इतने सारे इंटरनेशनल रीजन्स में काम किया है, और उसके बाद आपको जो है वो ऑडिट फर्म से जो है रिलेट हुए हुए कितना अरसा हो चुका है, लाइक 16-17 साल हो चुके हैं, लाइक इट्स अ ह्यूज टाइम विच यू हैव सर्व्ड इन एन ऑडिट फर्म। तो सर ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा, ओवरऑल जो आपने डिस्कस किया और जो हम जिस पर्पस के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमने पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था तो उसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स थे वो एक मेरा CA की जर्नी थी पूरी, फिर उसमें जो मेरी फर्म से वाबस्तगी थी उस ज़माने में 15-16 साल वो थी, फिर टीचिंग करियर था, फिर जो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को सेट किया था फ्रॉम द स्क्रैच, और वो सारी चीज़ें जो हमने हासिल करी और एक कंप्लीट CA इंस्टीट्यूट बनाया। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो मेरी एक इंटरनेशनल जर्नी थी, और मुझे याद है मैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा आपको सुनाता हूँ। मैं क्लास में था और आई थिंक कोई 200 बच्चा बैठा हुआ था, और मैंने ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग बाहर जाना चाहते हैं। आई थिंक 99% लोगों ने हाथ उठाए तो और कहा था कि जी हम बाहर मूव करना चाहते हैं। तो और वो अक्सर बच्चा पूछ भी रहा होता है कि किस तरीके से मतलब बाहर जाना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या पूरा प्रोसेस होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो एक रोड मैप या पाथवे जो बच्चे को मैं बताना चाह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, कोई भी मेरा स्टूडेंट या कोई भी होता है जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है इवन, वो आके जब कहता है कि सर मैंने बाहर मूव करना है, तो मैं उससे पहला सवाल ये पूछता हूँ कहाँ। उसको उसका जवाब नहीं पता होता, और जब उसको ये जवाब नहीं पता कि उसने मूव कहाँ करना है, बिकॉज हर रीजन के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपने डायनामिक्स हैं। जब उसको ये नहीं पता होता तो फिर वो एक बड़ा ही कॉन्क्रीट लेवल पर, पिन पॉइंट लेवल पर जाके अपनी एफर्ट्स को नहीं लगा सकता। फिर वो यहाँ भी अप्लाई कर रहा है, यहाँ भी अप्लाई कर रहा है, यहाँ भी अप्लाई कर रहा है, और उसको क्लियर ही नहीं है। और इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि जी आप क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पे। सही बात है। उसने तो बस ऐसे ही अप्लाई किया हुआ होता है। तो मैं जो बच्चों को एडवाइस करूँगा इस सारे प्रोसेस में वो ये होगा कि जी आप प्रॉपर्ली एक बैठें, काउंसलिंग करें, जो लोग बाहर है उनसे डिस्कस करें, और सबसे पहले ये एनालाइज कर लें कि आपने जाना किधर है। मिडिल ईस्ट जाना है, यूरोप जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, किस साइड पे आपने मूव करना है, पहले तो आप वो डिसाइड करें। वो डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद आप ये देखें कि जी आपने ऑडिट फर्म में जाना है या फिर इंडस्ट्री में जाना है। वो फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, उस चीज़ को एनालाइज करें। तो मैं ख्याल से इसको स्टार्ट इस तरीके से करना चाहिए कि जी आप पहले अपना एक माइंड बनाएं कि आपने कहाँ मूव करना है, आपने कहाँ जाना है, आपने जाना भी है कि नहीं जाना, और अगर जाना है तो किस रीजन में जाना है। सही बात है। अच्छा सर, जिस तरह आपने ये बताया कि बच्चा जो है उसके पास बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि उसे किस रीजन में जाना है, तो सर आप कैसे एडवाइस करेंगे एक स्टूडेंट को कि किसी भी रीजन के प्रोज एंड कॉन्स को देखने के लिए उसे किस तरह का क्राइटेरिया अपने लिए बनाना चाहिए? अच्छा, मैंने जब मिडिल ईस्ट में काम किया था, आई थिंक आज से कोई 10-12 साल पहले मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया था, तो मिडिल ईस्ट में सेविंग्स बहुत है, पैसे बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जी वहाँ पे कोई पासपोर्ट नहीं है आपके पास। सही बात। तो आप 5-10 साल 15 साल भी उस मुल्क में अगर आप लगाते हैं तो कोई पासपोर्ट वगैरह आपको नहीं मिलता, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सेविंग के लिहाज से और मनी वाइज बहुत अच्छा। सेकंड चीज़ जो मैं ये कहूँगा, लाइक मुझे जैसा बंदा है जो मुझे, मेरा ख्याल से मुझे जो गिज़ा चाहिए होती है वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी और कॉम्पिटेंसी इस तरह की चाहिए होती है, वो मिडिल ईस्ट में आपको इतनी नहीं मिलेगी। और समहाउ कुछ जगह पे आप कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा वो सेठिया टाइप होता है। ओके। तो वो एक बड़ा चैलेंज है मिडिल ईस्ट में। यूरोप की अगर बात करें, यूरोप एक्सपेंसिव बहुत है। लाइक मैंने लंदन में काम किया, मैं आयरलैंड में काम किया, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन उधर ये है कि जी 2-3 अच्छी चीज़ें, आपको परमिट मिल जाता है, आपको पासपोर्ट मिल जाता है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है। बिकॉज वंस यू आर इन यूरोप तो पूरा यूरोप आप एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर आप किसी भी रीजन में जा सकते हो यूरोप के अंदर ही। और
आई थिंक कॉम्पिटेंसी और टेक्निकलिटी के लिहाज से वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। मुझे याद है मैं कुछ इंगेजमेंट्स पे काम कर रहा था जिसमें मुझे शायद याद है कि कोई 10 से 15 मुल्क थे उनकी टीम के साथ में काम कर रहा था। उसमें ब्राज़ील भी थी, उसमें इंडिया भी था, उसमें रोमेनियन भी थे, उसके अंदर हमारे पास कुछ जो टीम थी वो यूके साइड से भी थी, कुछ जर्मन साइड से भी थी। तो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव काम मैं कर रहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस तरह के असाइनमेंट्स और इस तरह की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर, मतलब आप इंटरनेशनल में होते हो लेकिन उसके बावजूद भी आप मजीद इंटरनेशनल एक्सपोजर पे काम कर रहे होते। लाइक मेरे ख्याल से मैंने शायद बीच में आपसे डिस्कस भी किया था कि यूरोप और मिडिल ईस्ट रीजन को मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। जी जी जी। तो वो यूरोप और पूरा मिडिल, तो मैं ऑलरेडी यूरोप में बैठा था लेकिन पूरे यूरोप रीजन और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को, तो इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो यूरोप में ज़्यादा, लेकिन सेविंग नहीं है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा एशियन रीजन से दूर भी हो जाता है। लाइक मिडिल ईस्ट का एक फ़ायदा ये है कि आपने जब फ्लाइट कटानी है, आप कटाए पाकिस्तान आ जाए, हाँ, exactly. वहाँ थोड़ी सी वो फ्लाइट जर्नी भी बड़ी हो जाती है और थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो ये कुछ मेरे ख्याल से ये कुछ चैलेंजेस आपने देखने होंगे, इन चीज़ों का आपने असेस करना होगा। अच्छा सर, आपने ऐसे भी रीजन्स में काम किया जहाँ लैंग्वेज बैरियर भी आता है, जैसे स्पेन है, इंडोनेशिया है, तो इस तरह के रीजन्स में किस तरीके से आप सर्वाइव करते हैं? देखिए, अगर तो आप एक प्रोफेशनल, लाइक मैं उधर डेलॉयट के साथ वाबस्ता था, तो जब डेलॉयट के साथ आप हैं तो वो चूँकि जब आप उस लेवल पे काम कर रहे होते तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लैंग्वेज बैरियर्स इतने नहीं होते हैं। बट ऑब्वियसली जब आप मार्केट में जा रहे हैं या फिर वैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह थोड़े से फेस करने पड़ेंगे। बट एज फार एज अगर आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हैं और कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं तो इतने चैलेंजेस वहाँ पे आपको फेस नहीं होते। मतलब सेटल होने के लिए फिर आपको लैंग्वेज भी सीखनी है, मतलब वो एक एडिशनल पॉइंट है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, तो फिर जैसे अब ये तो हो गया रीजन के प्रोज एंड कॉन्स स्टूडेंट्स के लिए, तो अब अगर बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि अगर एक इंसान है जिसको ज़्यादा चैलेंजेस पसंद है और उसने यूरोप ही लिया, तो यूरोप में उसे क्या ऐसी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जो आगे जाके उसे परमिट और ये सारी चीज़ों में आसानियाँ देंगी? फॉर एग्जांपल आप देखें, जब बच्चा रीजन के लिए अप्लाई करता है तो आप, जैसे आपको पता है, हर एम्बेसी हर जगह ये पहला सवाल होता है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे हाईलाइट्स हैं जो बच्चों को अपने इंटरव्यू में या अपने दिमाग में रखनी चाहिए? अच्छा, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है ना मैडम, वो ये है कि अगर तो बच्चे ने बाहर मूव करना है तो 2 से 3 जो एक बहुत ही जो ब्लंडर्स बच्चे मार रहे हैं ना आजकल, वो ये है कि वो फर्म में आर्टिकलशिप खत्म होती है और वो इंडस्ट्री मूव कर जाता है। अगर तो उसने बाहर जाना है तो इंडस्ट्री से भी जा सकता है, लेकिन फर्म से जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा वो ब्लंडर कर रहा है बच्चा, वो ये कर रहा है कि वो फर्म की आर्टिकलशिप खत्म हुई और वो कुछ 50-60-70 हज़ार रुपये ऊपर इंडस्ट्री में मिल रहे होते हैं, तो वो वहाँ मूव कर जाता है। फिर वहाँ से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज अगर डेलॉयट सारी कंट्रीज़ में, हर शहर में, PwC है, EY है, GT है, BDO, जितनी भी ऐसी फर्म्स हैं वो सारी की सारी बाहर है। अच्छा, इसमें सेकंड सवाल ये होता है कि वो बच्चा जिसकी टॉप 10 या टॉप 15 फर्म के साथ वाबस्तगी नहीं है लेट से, और किसी और फर्म्स में है, चूँकि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उनके पास, या फिर इंटरनेशनल किसी फर्म के साथ एफिलिएट नहीं है, तो उनको भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि यार अगर आपकी आर्टिकलशिप खत्म होगी तो आप 6 महीने साल आप मजीद फर्गसन, डेलॉयट, EY वगैरह में आप काम कर सकते हो, तो वहाँ पे आप मजीद एक्सपोजर लें और फिर आप अपने करियर को आगे मूव करें। सेकंड मसला ये हो रहा है कि बहुत से लोग बैक ऑफिस पे काम कर रहे हैं। ओके, वो मेरे ख्याल से एक ब्लंडर है इनके पार्ट पे, बिकॉज अगर आप बैक ऑफिस में एक बार चले गए तो आप कभी भी फ्रंट ऑफिस में नहीं आ सकते। अच्छा, तो लाइक जब आप ऑडिट फर्म में होते हैं तो आप फ्रंट ऑफिस पे होते हैं, आप क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आप इक्विटी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आप पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। बट वंस यू आर इन बैक ऑफिस और आप यहाँ बैठ के मिडिल ईस्ट का काम कर रहे हैं तो वो फिर आपको कभी बुलाएंगे नहीं, बिकॉज उनको पता है कि जब यहाँ से बैठ के काम तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनके पार्ट ऑफ ब्लंडर ही हो जाता है। अगर उन्हें बाहर मूव करना है, फर्म के साथ उनकी आर्टिकलशिप है, तो उसी को कंटिन्यू रखें, मज़ीद एक्सपोजर लें, मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह सीखें, थोड़ी सी कॉम्पिटेंसी को अपने एनहेंस करें, और उसके बाद जाके अगर वो रीजन डिसाइड कर चुके हैं तो फिर वहाँ के फर्म्स हैं, चीज़ें हैं, वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छा सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब अगर लेट से बच्चे ने रीजन डिसाइड कर लिया, उसका माइंड क्लियर है, उसके पास सारी चीज़ें रेडी हैं, तो वो अप्लाई किस तरह से करे? क्योंकि अप्लाई करना भी इट्स अ बिग थिंग। ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर इसमें अगर एक बच्चा बड़ी इजी फ्लो चार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग कर ले कि बाहर जाना है कि नहीं जाना, जाना है तो कौन से रीजन में जाना है, जब रीजन में जाना है, रीजन सेलेक्ट हो गया, तब वो बड़ी आराम से उस जगह पे एफर्ट कर सकता है। सही है। तो अगर उसने बाहर मूव करना है तो उसके 2-3 तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर किसी बाहर फॉर्म में जाना चाह रहा है तो वहाँ पे पोर्टल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो उन पोर्टल्स पे एक अच्छी CV वगैरह करें। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें 90% इंडक्शन रेफरेंस होती है। रेफरेंस वो पाकिस्तान वाले नहीं जो हम नॉर्मली रेफरेंस को एक वो कर रहे होते हैं, बाहर रेफरेंस को बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है, और उसको इस तरीके से लिया जाता है कि जी अगर एक डेलॉयट का कैंडिडेट, लाइक अगर मैं डेलॉयट में हूँ और अगर मैं किसी को रेफ़र कर रहा हूँ तो वो उस चीज़ को ज़्यादा
हाईलाइट करेंगे क्योंकि उसकी और उसको चांसेस रिलायबिलिटी भी ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी, बिकॉज वो कहते हैं यार ये बंदा उसको जानता है, इसका काम क्या है, इसको पढ़ाया हुआ है, इसका टीचर है या मेंटोर है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी भी फर्म्स वगैरह में अगर उसने रीजन डिसाइड कर लिया तो वहाँ पे बैठ के वही असेस कर ले कि वहाँ पे उसके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन से ऐसे दोस्त यार हैं, कौन से ऐसे सीनियर्स हैं, कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर वो उनको अप्रोच करे और उस प्रोसेस के थ्रू चले तो मेरे ख्याल से प्रोसेस एक्सपीडाइट भी हो जाता है और चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे और तीसरी आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नेटवर्किंग है। अगर आपने वही अगर आपको पता है कि जी आपको कोई सीनियर या आपको कोई जूनियर वहाँ पे काम कर रहा है और कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो रेफर करते हैं। चौथी चीज़ जो हमारे यहाँ थोड़ी सी लैग कर रही है हमारे पाकिस्तानी माशरे में वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन का यूज़ वो उस तरीके से वो प्रोफाइल नहीं बना रहे और उस तरीके से चीज़ों को अपनी अचीवमेंट्स को वहाँ पे नहीं डाल रहे और उस तरीके से वो नेटवर्किंग वहाँ पे नहीं कर रहे। बिकॉज अगर आप देखिए फेसबुक अगर आप देखेंगे, स्नैपचैट वगैरह देखेंगे तो आपको एक एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोफाइल में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी क्या चल रहा है, सही बात है। दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, रीजन्स में क्या चल आई रहा थिंक है। नेटवर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लिंक्डइन को अपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। हमें अब जो बंदा यूके अप्लाई कर रहा है तो उससे पहला सवाल ये पूछते हैं कि जी यूके इज़ नॉट, आई मीन ब्रेक्सिट के बाद यूके इज़ नॉट मोर अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, आप इसी को कैसे देखते हैं, बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। तो ये एक बार तो वो फिर ये कहते हैं कि यार ये तो ऐसे टाइम पास के लिए आ रहा है और बस ये आना चाह रहा है, बस ये निकलना चाह रहा है, उसका कोई करियर पैथ नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब उसकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। रिसर्च पूरी होनी चाहिए। वो रिसर्च तभी पूरी होगी अगर वो अपना टाइम सही जगह पे थोड़ा सा सही जगह डाइवर्ट पे करेगा रादर देन कि वो यूजलेस चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करेगा। अच्छा सर, जैसे अभी आपने नेटवर्किंग और लिंक्डइन की बात की है, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल को हाईलाइट करने के लिए या ये कह लें कि उसको प्रोमिनेंट बनाने के लिए रिक्रूटर के लिए या एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उस प्रोफाइल पे क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, इवन अगर आप कोई सेमिनार भी अटेंड कर रहे हैं ना आप उसमें डालें। राइट। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल लिंक्डइन वगैरह से कोई कोर्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं, कोई कोर्स वगैरह ले रहे हैं आप, सही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अक्सर लोग गूगल के कोर्सेज करते हैं, गूगल के कोर्सेज करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर या डेटा एनालिटिक्स के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा है, कोई आर्टिकल पढ़ा है आपने, आप उसको शेयर करें। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट करेंगे और रादर देन अपनी तस्वीरें लगाएं, मतलब इन चीज़ों को अगर आप शेयर करना स्टार्ट करेंगे, एक्टिवली देखेंगे, दूसरी जगह पे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज होती हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सेस करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ होती है। राइट। तो आई थिंक लिंक्डइन एक पैराडाइम है बच्चों के लिए। उसके बाद जो है उनका करियर पाथवे क्लियर होना और ये कि रीजन डिसाइड कर लेना, ठीक है। देखिए लिंक्डइन से जॉब नहीं होगी, हाँ ऑब्वियसली जॉब नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको बहुत मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ बन जाएंगे। आपने किसी फॉर एग्जांपल अगर आपने दुबई रीजन में काम करना है और आप देखो कि यार दुबई रीजन में एक फला बंदा है, तो आप अगर उससे एडवाइस लेनी है आप उससे एडवाइस ले सकते हो, तो वो आपको पता चलेगा। जॉब के चांसेस बड़े मिनिमम होते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि रीजन में क्या हो रहा है, फला जगह पे क्या हो रहा है, वो चीज़ें मैं खुद से। राइट। अच्छा सर, जब बच्चा समझे अप्लाई करके वहाँ आ जाता है तो आप ये बताएं कि फर्स्ट जो उसके बिल्कुल फ्यू वीक्स होते हैं या मंथ्स होते हैं, वो किस तरह के चैलेंजेस उसे फेस करने होंगे? देखिए मैंने जितने भी रीजन्स में काम किया ना वो सब एक तरफ है, और पाकिस्तान में हम जिस तरीके से काम करते हैं वो एक तरफ है, वो कम्प्लीटली। अच्छा मैं ज़्यादा एंजॉय पाकिस्तान में करता हूँ। ओके। मैंने हालांकि सारे रीजन्स में काम किया माशाल्लाह, लेकिन मेरा जो पर्सनल अगर आप कहेंगे वो पाकिस्तान है। मैंने पाकिस्तान में बहुत एंजॉय किया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि बाहर आपने 9 to 6 काम करना है, ठीक है। अगर आप देर तक बैठ रहे हैं तो वो आपकी इनएफिशिएंसी है। राइट। वो हाईलाइट होती है कि देर तक क्यों बंदा बैठ रहा है। ओके। पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट वे मिली जाती है कि आप 6 बजे क्यों जा रहे हो, या फिर यहाँ पे तो जल्दी अगर टाइम पे आप जा रहे हैं तो आप मींस कि आप काम नहीं कर कुछ रहे। जगहों पे इस तरीके से होता है, कुछ पार्टनर्स के साथ इस तरीके से होता है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट ये है कि हम यहाँ पे जो फोकस करते हैं वो टेक्निकलिटी और कॉम्पिटेंस पे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि काम आती है, बहुत काम आती है। वहाँ पे इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो, क्या आप अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो, क्या आप अपने क्लाइंट को मैनेज करते हो। लाइक मैंने आपको बताया कि मैं 10-15 मुल्कों के लोगों के साथ काम कर रहा था, तो उनको मैनेज किस तरीके से कर रहा हूँ, उनसे काम कैसे निकलवा रहा हूँ, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ किस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, वो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन, कितने ज़्यादा मैनेजमेंट आपकी स्किल्स हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि यार ठीक है हो जाएगा, आप 2 रात लगाएंगे तो हो जाएगा, आप 2 रात लगाएंगे तो आप टीम को भी 2 रात बिठा लेंगे, मैं बिठाता हूँ, सही बात है। लेकिन वहाँ मैं 6-5 तक भी किसी को नहीं बिठा सकता, समझ रही है। तो Okay. वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि जी वो 9 to 6 उसने काम करना है, आपने भी 9 to 6 अपना काम खत्म करना है। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, शायद माशरे की वजह से या फिर जो हमारे हालात चल रहे हैं उस वजह से, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है।
अगर हम आज उसको चेंज नहीं करेंगे तो रातों रात कोई बंदा कोई हाईली भी नहीं मोटिवेटेड नहीं हो चाहिए, सकता। सही बात है। तो वो आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो इंसान को एक थोड़ा सा अपने अंदर उस चीज़ को लेके आना चाहिए, बिकॉज वो इंटरव्यू में भी और वहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि क्या ये बंदा हाईली मोटिवेटेड है कि नहीं है। अगर आप उधर काम कर रहे हैं और अगर आप वही बेजारियत से काम कर रहे हैं और थके हुए काम कर रहे हैं तो वो उनको नहीं पसंद। सही बात है। तो वो ये देखते हैं कि यह बंदा हाईली मोटिवेटेड है ताकि उसको हम लॉन्ग टर्म में रखें रादर देन पे। तो यानी कि नॉन वर्बल लैंग्वेज भी काउंट बहुत- होती है। मतलब ये पढ़ाया जाता था मैं एग्जैक्टली और हमने इस चीज़ को कभी भी शायद सीरियसली नहीं लिया। और पाकिस्तान वही में जो- रहते हुए। और वही जो हमारी रट्टे वाली अप्रोच होती थी हम उस पर रहते थे, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत राइट। ज़्यादा मैटर। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से कभी बाहर जाते हैं ट्रेनिंग्स के लिए या कोर्सेज के लिए जो भी, और आप फॉरेनर्स के साथ काम करते हैं, तो आपने उनमें और पाकिस्तानियों में एक क्या ऑब्वियस डिफरेंस देखा है एटीट्यूड में या चीज़ों को देखने की अप्रोच में? जब मैं बाहर काम करता हूँ तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। सेकंड चीज़, मैं ICAP को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ICAP को चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर, इससे मुझे याद आया कि आपको तो अभी FCA का भी सर्टिफिकेट मिला है, FCA का भी सर्टिफिकेट ICAP से मिला तो है। ये भी एक तरह का आपके ऊपर तो एक आपके नाम के साथ FCA लग रहा है और आप वहाँ जाके कोई एरर कर दो और आपकी टीम में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, रशियंस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, अमेरिकन भी हैं, कैनेडियंस भी हैं, और वहाँ जाके आप समहाउ, तो वो ICAP को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, तो वो मैं अपने पार्ट पे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे उनके साथ काम करने में, तो देखिए लर्निंग 2 वेज होती है। और जो भी लोग बाहर आते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ICAP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी एक हमने है ना वो एक रेपुटेशन को बरकरार रखना है, अपना काम ऐसा करना है, अपने अखलाक ऐसे रखने, अपनी चीज़ें ऐसी रखनी है जिससे उनको लगे कि यार जो सुना है इन लोगों के बारे में वैसा है नहीं, एक्चुअल में ये काफ़ी कॉम्पिटेंट, टेक्निकल या फिर अखलाक वाइज या तहजीब वाइज काफ़ी एक अच्छी कौम है। चलें, दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक ये एडवाइस तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकलिटी, कॉम्पिटेंसी तो है ही ज़रूरी, क्योंकि वो तो आपकी हार्ड स्किल्स हैं जो आप कोर्स में सीख रहे हैं, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट रखनी है बहुत स्ट्रॉन्ग, और स्पेशली अपने आप को पॉजिटिव रखना है if you want to go abroad. So I think this is very useful tip which Sir Ibrahim has given us all to all those students जो हमारे फ्यूचर में अपना करियर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बनाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने इस एडवाइस पे ठीक ठाक गौर किया और इस चीज़ को अपनाया, तो दैट वुड बी very हेल्पफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू इन नेक्स्ट few days. Thank you so much. Allah Hafiz. Thanks a lot.